बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान और भारत पे मरकूज़ हैं और आज सुबह जो भारत की तरफ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारहियत की गई है, पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने और फ़ौजी क़यादत ने उसका जवाब दिया और कहा है कि अब हम भी आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन क्या ये एक अचानक हमला है? बिल्कुल अचानक हमला नहीं। आज हम आपको याद करवाना चाहते हैं कि 13 दिसंबर 2018 को, यानी कि आज से तकरीबन 2-2.5 माह पहले हमने आपको भारत के इन जारहाना अज़ाइम के बारे में ख़बरदार किया था और एविडेंस भी एक भारतीय एक्सपर्ट की दी थी। ज़रा सुने हमने आपको क्या बताया था। Mark my word, in the next 5 months, Modi will smile more in public and will cry more in public. India should be also prepared for a major riot or a major border confrontation with Pakistan before the 2019 election. ये बंदा आपको बता रहा है, इंडियन एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट ये कह रहा है कि अगले कुछ महीने में मोदी साहब जो हैं वो आपके साथ एक बहुत बड़ी बॉर्डर कन्फ्रंटेशन कर सकते हैं। तो ये अशोक स्वेन साहब थे जो एक बहुत मारूफ सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, एक गैर मुल्की यूनिवर्सिटी में वो काम करते हैं। तो अशोक स्वेन साहब ने आज नई ट्वीट किया। ये उन्होंने 13 दिसंबर 2018 को ख़बरदार किया था, पूरी दुनिया को बताया था कि मोदी साहब इलेक्शन से पहले कोई एडवेंचर करेंगे। तो अशोक स्वेन साहब ने आज क्या कहा है? आज वो ये कह रहे हैं, मोदी हैज़ पुट इंडिया ऑन डेंजर बाय वुंडिंग 1 person एंड डिगिंग 4 holes in Pakistan. The air attack 2 minutes of airspace violation was not to destroy the terror camps in Pakistan but to destroy the opposition attack at home. यानी कि वो कह रहे हैं कि जो अब आपने ये किया है, पाकिस्तान पे हमला किया है, तो ये आपने पाकिस्तान पे हमला नहीं किया बल्कि आपने जो ऑपोजिशन का अटैक था यहाँ पे हिंदुस्तान में, आपने उसको अटैक किया है। एक और भारत की मारूफ सहाफ़ी हैं सागरिका घोष, उन्होंने ये कहा है कि नो स्टेटमेंट येट फ्रॉम आर्मी और इंडियन एयरफोर्स, ओनली फॉरेन सेक्रेटरी हैज स्पोकन, नो ऑफिशियल figure of casualties beyond a large number. One eyewitness local villager in Pakistan said he heard 4 loud bangs and knows that 1 person is injured. अब इस सूरत हाल में जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हो रहा है कल सुबह, उसमें क्या तय होगा? क्या पाकिस्तान और भारत एक एडमी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फैसल वाडा साहब, वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल राना सुनाला साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। वाडा साहब, क्या लग रहा है आपको, पाकिस्तान और भारत एक मेजर न्यूक्लियर कन्फ्रंटेशन की तरफ बढ़ रहे हैं या हमारा रिस्पॉन्स भी इंडिया की तरह का एक रिस्पॉन्स होगा और फिर बात ख़त्म हो जाएगी? बहुत शुक्रिया मीर साहब। देखिए मीर साहब, सबसे पहले तो हमें सोचना चाहिए कि ये जो 5-4 महीने 3 महीने पहले की आपने जो खबर ब्रेक की थी, तो ये एक इलेक्शन कैंपेन का इंडिया का डिस्ट्रक्टिव माइंड जो इनके प्राइम मिनिस्टर मोदी का, या टेररिस्ट माइंड आप कहें, कि वो इधर जारियत करेगा और उसको शायद उस पर वोट मिल जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, ये कुलभूषण का जो केस हार रहे उसकी भी डाइवर्जन है। फिर ये टेररिज्म का हम पे जो इल्ज़ाम है, ना हम टेररिज्म करना चाहते हैं ना करने देंगे, ये हमारा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की तरफ से। चौथी चीज़ है कि इमरान खान साहब के आने के बाद वो मोदी का यार वाला पाकिस्तान तो ख़त्म हो गया, आपको पता है। अब तो पाकिस्तान की कौम की नुमाइंदगी हो रही है और उसके अंदर जो पाकिस्तान की प्रोग्रेसिव साइड हुई, सऊदी अरेबिया आया, चाइना आया, यूएई आया, और जिस किस्म से लोग इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान तरक्की कर रहे हैं, तो वो भी उनको हज़म नहीं हो रही। तो उन्होंने एक वायलेशन की है लाइन ऑफ कंट्रोल में और हमारे बॉर्डर के ऊपर। लेकिन मैं बड़ा क्लियर हूँ उसके अंदर मीर साहब के, ये एक तो हमने एक्सपोज कर दिया कि हम अमन चाहते थे, हम डिस्ट्रक्शन नहीं चाहते थे पूरे खत्ते के अंदर, लेकिन अब हमें इंस्टिगेट किया जा रहा है, हमारी इंटेग्रिटी को चैलेंज किया जा रहा है और हमारी वायलेशन जो की है उसमें मैं आपको बताऊंगा जी, हमने जो हमारी जो गयूर वेल ट्रेंड और बहादुर फ़ौज है वो हमने नुमाइश के लिए या कैट वॉक के लिए उनकी तरह नहीं रखी हुई। उनके तो वैसे ही फ़ौजी आपको पता है भूखे मर रहे हैं, उनको उनकी सरकार रोटी नहीं दे रही, तो वो लाकर हमसे लड़ेंगे क्या। लेकिन जिस इम्पैक्ट जो उन्होंने इम्पैक्ट बुली किया, उन्होंने एक्चुअली आए निकल गए वहाँ से, फिर भाग गए। लेकिन सर जो हमारा सरप्राइज़ है वो मैं कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन जो तरीक़ेकार लग रहा है और जो इमरान खान साहब की स्टेटमेंट है और जो अंदर खाने जो हमारी बातें हो रही गवर्नमेंट की और अपोजिशन हमारे साथ ऑन बोर्ड है, मेरे ख़्याल से जो हम करने जा रहे हैं, वैसे तो हमारे पास ताकत है अल्लाह ताला की तरफ से कि हम नस्लें तबाह कर दें, लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि वो उस साइड को एक साइड के न्यूक्लियर साइड को साइड पर रखें। लेकिन जो सरप्राइज़ होगा वो डिवास्टेटिंग होगा, बहुत तबाही होगी और वो सरप्राइज़ का इम्पैक्ट
मोदी की आने वाली 7 नस्लें याद रखेगी कि उसने एक छोटा सा मजाक अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए अपने गले का फंदा बना लिया, और यही इंडियन कॉम जो है उसको करोड़ों पे घसीटेगी हमारे इम्पैक्ट और ब्लो के बाद। अच्छा, एक थोड़ी सी जो पहले पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल हो रहा था, तो अब इतलात ये हैं कि वो परसों होगा, और उससे पहले जो पार्लिमानी लीडर्स हैं पार्लियामेंट में उनको कोई ब्रीफिंग दी जाएगी इन कैमरा। तो राना सनाउल्लाह साहब, मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ कि आज DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने एक बात किया, बड़ी अहम बात किया, ज़रा सुने उन्होंने क्या कहा। You will never be able to surprise us. We have not been surprised. We were ready, we responded, we denied. I said that we will surprise you. Wait for that surprise. I said that our response will be different. See it for yourself. The response will come. And response will come differently. रिस्पॉन्स विल कम डिफरेंटली। तो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास परसों चला गया है। कल आपको तमाम पार्टीज़ के जो नुमाइंदे हैं उनको एक ब्रीफिंग भी दी जाएगी। आप मुतमिन हैं जो फ़ौजी क़यादत ने और सियासी क़यादत ने आज जो रिस्पॉन्स दिया, आप उससे मुतमिन हैं? देखें, आज पार्लियामेंट के अंदर जो सियासी क़यादत, उसमें अपोजिशन भी शामिल है और ट्रेजरी बेंचेस से भी सब के सब जो है वो बिल्कुल अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ शाना बशाना जो है वो इस मामले में उन्होंने पूरी कमिटमेंट का जो है वो इज़हार किया, और पूरी कौम जो है वो इस मामले में अपनी अफवाज के जो है वो साथ खड़ी है, और इसमें कोई सियासत नहीं है, कोई इसमें जो है वो तकसीम नहीं है। और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को भी और हुकूमत को भी जो है वो अपने अंदर का जो उनका एक कजपन है उसको दूर कर देना चाहिए। वाडा साहब ने भी जब गुफ्तगू की है तो उस गुफ्तगू के अंदर जो उन्होंने एक दो अशारतन बातें की हैं, मैं समझता हूँ कि इनको अब इससे बाहर आ जाना चाहिए, और इस मरहले के ऊपर जो है वो इन्हें बिल्कुल मुल्क और कौम के लिए जो है वो मुकम्मल तौर पे अपनी अफवाज के साथ खड़ा होना चाहिए, और एक कमिटमेंट का और एक यकजहती का जो है वो मुजाहरा करना चाहिए। अब इसमें बात ये है कि आज जो ये वाक़या हुआ है, अब इसमें वज़ीर ख़ारजा ने जो है वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि हमारी मीटिंग के दौरान अस्करी और सियासी क़यादत जो है उसके दरमियान इस बात पे इत्तफ़ाक़ है कि अग्रेशन हुआ है। अब अगर अग्रेशन हुआ है और इसके बारे में प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था कि हम सोचेंगे नहीं, हम रिटेलिएट करने का सोचेंगे नहीं, हम करेंगे, तो फिर मेरा ख़्याल है कि अगर रात 2:55 पे या पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 2:25 पे अगर ये वाक़या हुआ था, तो उसके बाद फिर हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, और ये बाद में कोई 5-6 घंटे की मीटिंग इसके लिए जो है वो दरकार नहीं थी, और ये पहले से जो है ये कैलकुलेट होना चाहिए था। और इस रिस्पॉन्ड में जो DG ISPR ने कहा है, इसमें कोई शक नहीं है, पूरी कौम को इस बात के ऊपर यकीन है कि बिल्कुल हमारी अफवाज में इतनी ताकत है, इतनी अहलियत है कि वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, वो रिस्पॉन्ड करेंगे, और जिस मौसर अंदाज से उन्होंने बात की है उसी से करेंगे। लेकिन इसमें मेरी ज़ाती राय में जितना इसमें वक्फ़ा होता चला जाएगा वो शायद जो है वो दुरुस्त नहीं है, और इस बारे में भी ये बात जो है वो पेश नज़र रहनी चाहिए कि हमारा जो ख़ारजा महाज पे हमारी जो हुकूमत है इसका ये टोटल फेलियर है। जो OIC में भारत को जो है वो मेहमान ख़ुसूसी के तौर पे उसकी वज़ीर ख़ारजा को जो है वो बुलाया गया है, और हर वक्त हम यहाँ पे ये बातें इनकी सुनते हैं, जी कामयाब ख़ारजा पॉलिसी, इधर कोई बात होती मुबारकबाद दें जी कामयाब ख़ारजा पॉलिसी, उधर को बात मुबारकबाद दें जी कामयाब ख़ारजा पॉलिसी, और ये ख़ारजा पॉलिसी इनकी कामयाब। चलिए इस पर भी बात करते हैं। मौलाना चांडियो साहब, एक और भी बात की है DG ISPR ने आज अपनी जो शाम को प्रेस ब्रीफिंग की है, ज़रा सुन लें, वो भी बड़ी अहम बात है। 350 ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने वहां पे टेररिस्ट मारे हैं। मैं कहता हूं 10 भी होते तो उनकी डेड बॉडी, कि उनके जनाजे, कोई उनकी ब्लड, द स्पॉट इज ओपन फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी। तमाम एम्बेसडर, तमाम डिफेंस स्टैचीज, यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन पाकिस्तान, वी विल इवन से
the civilian population or the army reps from India, they can come through the authorized entry in Pakistan, see it for yourself, go back and tell your Prime Minister, where is that impact? जी चाडियो साहब, ये बहुत बड़ी बात की है कि पाकिस्तानी फ़ौज के तर्जुमान हिंदुस्तान में तमाम डिप्लोमेट्स को, सिविलियंस को, बल्कि उनकी फ़ौज को कह रहे हैं कि आप ऑथराइज्ड रास्ते से आएँ और आके ख़ुद देख लें, जहाँ पे आप कह रहे हैं कि आपने टेरर कैंप को तबाह किया, वहाँ पे आप ख़ुद देख लें आगे क्या है। क्या हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान के मीडिया को, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी को ऐसी ऑफ़र की जा सकती है कि आप भी जाके श्रीनगर में देख लें? झूठ के पाँव नहीं होते। झूठ जो आदमी बोलकर अपने आप को कामयाब बताएगा, उसको बहरहाल मुंह की खानी पड़ेगी। हम अपनी बात पे दुरुस्त हैं। अगर मौक़िफ़ हमारा दुरुस्त है तो हम दावत भी दे रहे हैं, वो तो नहीं देंगे, वो चोरों की तरह हमला करके गए। पाकिस्तान आर्मी का एक बात माननी पड़ेगी, और ये पाकिस्तानी कौम का कमाल है, जब भी इस किस्म के हालात आए हैं वो सारे इख्तलाफात भूल जाते हैं। उनका वो जो ईमानी जज्बा है वो निकल आता है और सब हर बात भूल जाते हैं। अभी भी ये हिस्सा तो कम, लेकिन इससे पहले जो जनरल साहब का आप दिखा रहे थे, मैं एक आम सा सियासी आदमी हूँ और बहुत सारी चीज़ों को समझता, तो हमें जोश आ रहा था। ये तो हमारी कैफियत है पाकिस्तानी के ना। हुकूमत को क्या करना चाहिए, हुकूमत भी तो दिखाए ना। मैं कह रहा हूँ चंद दिनों से ये हालात अखबारों में हम भी पढ़ते हैं, बादशाह सियासी कारकुन हैं, जिस किस्म की फ़िज़ा है, हम तकसीम का तासुर ना दें। हम ऐसी बात करें कि हम सब साथ हैं। आज पार्लियामेंट में आपके तो सियासी क़यादत, इनको फ़ौरन पार्लियामेंट में आना चाहिए था, सेनेट में आना चाहिए था। अगर ईमान अफरोज़ खिताब फरमाते, वैसे भी तो लेक्चर देते रहते ना, बर्फ़ की कीमत में भी दे रहे हैं, पकौड़ों पे भी दे रहे हैं, घास पे भी दे रहे हैं, सब्जियों पे भी। आ जाते सेनेट में, सारी सेनेट मुंतज़र थी कि पीएम साहब आएंगे, आए नहीं, उन्होंने आकर ऐसे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वक्त तकसीम दिखाने का नहीं है और भड़के मारने का, सियासी भड़के नहीं। जब भी ऐसा माहौल आया, मैं राणा साहब से माफ़ी मांगता हूँ, गदिश्ता भड़के ही मारी, जो कुछ किया पाक अफवाज के ज़िम्मेदार लोगों ने किया और लोगों का हौसला बढ़ाया। मैं तो सियासी कारकुन हूँ, मैं तो चाहता हूँ सियासी कुव्वत, सियासी पार्टी इस किस्म का इजहार करे। लेकिन मीर साहब, मुझे सख्त अफसोस है, इन दिनों में भी इनके पास तकसीम रही है, इनको अदराक ही नहीं था। आप कह रहे ना, कितना दिन पहले बताया, पीएम को अदराक नहीं होना चाहिए, पीएम साहब की टीम को अदराक नहीं होना चाहिए कि हालात क्या है, जिस किस्म के वाक़यात की है। मैं अभी आपसे 1 मिनट के लिए माफ़ी मांगता हूँ, अब थोड़ा साइड पर लेके जाना चाहता हूँ। जो इन्होंने सिंध में किया है, जो उन्होंने जिस अंदाज से स्पीकर की गिरफ्तारी की है, आप समझते हैं ये मुतहद करने की बात है या तकसीम करने की बात है? अगर उन्होंने कोई इतना जुर्म किया था बड़ा, वो हुकूमत ने तो नहीं की ना, वो तो नैब ने की है। सही, अभी आप क्या किसको बता रहे हैं? तो फिर जो वफाकी वज़रा कहते हैं, अलीम खान को भी नैब ने गिरफ्तार किया है। मेरे साहब देखिए, मैं आपको बात बताऊं, वफाकी वज़रा जो बयान देते हैं उस पर फौरन अमल होता था। आज उसको पकड़ रहे, आज उसको पकड़ रहे, आसिफ साहब को पकड़ेंगे, उसको पकड़े। आपने उनके बयान सुने? चलें, मैं वाक़यात पे नहीं जाता हूँ। कम से कम लबो लहजा तो रोकते ना वो उनको। ज़बान जितनी तकसीम करवाती है ना, उतनी कोई चीज़ ज़्यादा तकसीम नहीं करवाती। अब स्पीकर को जिस अंदाज से उन्होंने रखा है, आपने अच्छा समझा है? कौन महज़ब आदमी इसको अच्छा बेहतर समझेगा? वो कि सरहद पार कर रहे थे, वो भगे जा रहे थे। आप कराची में भी तो आपकी, लेकिन चांडियो साहब, आप भी तो देखें ना, देखें अब आप इस सूरत हाल में आप सिराज दुरानी का मसला लेके बैठ गए। हाँ, जरूरी है। अच्छा, हर वो मसला जरूरी है जो कौम को मुंतशिर करे। ऐसे हालात में हमें वो चीज़ों को तलफी करनी पड़ेगी। मैं इसलिए कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ ये पाकिस्तानी कौम का पहचान है। हम सब भूल जाते हैं, लेकिन ज्यादातर जिम्मेदारी मीर साहब हुक्मरानों। तो आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि अब इंडिया ने हमला कर दिया तो सिराज दुरानी को छोड़ दो, ये कह रहे हैं आप? ऐसा नहीं कह रहा हूँ। हाँ। जो हो चुका है उसका बाकी जो हालात है उनसे उसकी एहतियात करना चाहिए। अच्छा, अब जरा इसमें लबो लहजा ठीक करना चाहिए। दो चीज़ों का मैं इसमें जो चांडियो साहब ने बात की है, देखें, अब एक ये मालूम हुआ है कि गवर्नमेंट जो है वो कल पार्लिमानी लीडर्स को और साथ उनके 2-2, 4-4 मेंबर्स को जो है इन कैमरा जो है वो ब्रीफिंग देना चाहती। वाई नॉट पार्लियामेंट? ये ब्रीफिंग पार्लियामेंट की होनी चाहिए। ये 2-2, 4-4 आदमी बुला के आप क्यों जो है वो ब्रीफिंग देना चाहते हैं? बिल्कुल ठीक। दूसरा, आज 5-6 घंटे जो है वो इजलास जारी रहा, उसके बाद फिर जो है वो 3 मिनिस्टर साहबान ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सेनेट का इजलास हो रहा था, कौमी असम्बली जिस वक्त इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस वक्त इन सेशन थी, और मेरा ख्याल है सेनेट भी शायद उस वक्त इन सेशन था।
तो क्या हर्ज था कि वहाँ पे वज़ीर आज़म आ जाते और आगे बताते कि जी हमने 4 या 5 घंटे जो है ये सोचो विचार किया, हमने ये मीटिंग की है। यानी पार्लियामेंट को बेवकत करना और छोटी छोटी घटिया बातों के ऊपर जो है वो फोकस करना। अब चलें, अब स्पीकर साहब वाली बात हुई है, आप मुझे ये बताएं कि ख्वाजा साद रफीक आगे यहाँ पे क्या कोई बम चला देगा यहाँ पे आगे, या क्या हुकूमत गिरा देगा यहाँ पे? सिर्फ एक यानी इतनी सी बात है कि एक हर मेंबर का ये हक है कि जब पार्लियामेंट का इजलास हो तो वो अपने जो है वो वोटर्स की नुमाइंदगी करे। सुबह अगर या परसों अगर ज्वाइंट सेशन है तो हर मेंबर का हक है, बल्कि उसका फ़र्ज़ है कि वो वहाँ पे आगे नुमाइंदगी करे। इस बात पे अड़े हुए हैं जी। और प्राइम मिनिस्टर कह रहा है स्पीकर को कि खबरदार अगर तुमने उसके जो है वो। अच्छा, अब इस पे आज जो असम्बली का इजलास है उसमें ख्वाजा आसिफ साहब ने वही बात की है जो आपने भी की थोड़ी देर पहले, लेकिन वाडा साहब ज़रा सुने, क्या आप इस राय से इत्तेफाक करते हैं जो ख्वाजा साहब कह रहे हैं? ज़रा सुने, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। जी वाडा साहब, अगर सुषमा स्वराज OIC के इजलास में आएगी, क्या पाकिस्तान को वहाँ जाना चाहिए? देखिए मीर साहब, अभी सब हर आदमी जो है, देखिए जैसे अभी आपके इंट्रोडक्शन में एक आ गया कि हम सबको यूनाइट होना चाहिए एज अ कॉम, क्योंकि अब हमारा दुश्मन मुल्क की बारी। लेकिन आप देखें कि चांडियो साहब स्पीकर साहब का मसला ले आए, राना साहब जो है वो साद रफीक साहब का मसला, पर्सनल इंटरेस्ट जो है ना सर मेरा राना साहब गुजारिश है कि अभी आपको आसानी होगी मेरे बात के बाद। हमने मसला नहीं लाए, हम कह रहे हैं इन हालात में आपको कैसे जाना चाहिए कि पूरी कौम आपके पीछे खड़ी है, अमलन भी कह के हम आपके साथ हैं। अच्छा सर, मुझे बताएं चांडियो साहब कि क्या करूं मैं, हुकूमत को ये मशवरा दूं कि क्योंकि इंडिया ने हमें अटैक कर दिया तो पाकिस्तान की सारे जेलें खोल दूं और सारे मुजरिमों को बाहर छोड़ दूं? ये जवाब आपका जिम्मेदारी का जवाब है। नहीं सर, मुझे आप बताएं, ये वफाकी वज़रा को आप भी वैसे ही बोल रहे हैं जैसे बहरहाल बात ये है कि हम तो आपके साथ हैं इस मुल्क के लिए, इस कौम के वसी तर मफाद के लिए, लेकिन इन्होंने मोदी की तरह आवाज इन्होंने भी नहीं आना। सिराज साहब इन्होंने भी अपनी बात जो है ना वहीं पे रखनी है और उससे टच से मत नहीं होना। हम आगा सिराज साहब की जिस अंदाज से वो स्पीकर है, वो पाकिस्तान की बानी से भी है, पकड़ लेंगे। आप अभी इंडिया की बात करें और 2-4 आदमी पाकिस्तानी कौम की नुमाइंदगी करें आप। हम असेंबली में आते हैं, सर हम असेंबली में इंडिविजुअल एक दूसरे को बता रहे थे जी मैं खानदानी हूँ, मेरी जात ये, मेरा कारोबार ये, मैं ये था, मैं इसका बेटा था। सर हमें वोट दिए गए असेंबली में लोगों के मसाइल को हल करने। आज हमारा टाइम है कि हम यूनाइटेड हों, एक कौम बन के इस बात पे हैं, इस बात पे खड़े हों। और देखे मीर साहब, हमारे वाली इशू क्या था, हम ये जहाज मार गिरा भी सकते थे। हमारा प्रॉब्लम था कि अगर हम उस अटैक पे जाते तो हमारे कश्मीरी भाइयों को अंदर सिविलियन शहादतें होती। हमने उसको भी माइंड में रखे। तो बुज़दिल लोग कहते कि मैंने जैसे कहा लागर इंडियन फौज है जिसको खाना नहीं मिल रहा, उसकी सरकारी थी, वो लड़ेगी क्या? दूसरी चीज़ है कि आज बहुत ही ये बड़ी अहम बात इन्होंने कर दी है, पता नहीं खुद से कर दी है या किसी बैकग्राउंड में की है। अगर मार गिराए जा सकते थे तो मार गिराए जाने चाहिए थे। अगर लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर वो सिविलियन पॉपुलेशन को नुकसान नहीं, बात ये है कि अगर उन्होंने पाकिस्तान की हदूद की एयर स्पेस की वायलेशन की है तो फिर हमने अगर उसे नहीं मार गिराना तो फिर किसको मार गिराना? अच्छा, लेकिन सवाल मेरा ये था कि OIC के इजलास में पाकिस्तान को जाना चाहिए। एक बार मैंने राना साहब का दे दूं, देखिए राना साहब आप भी यहाँ हैं, हम भी यहाँ हैं, फिर आप कहेंगे कि मैं पॉलिटिकल स्कोर कर रहा हूँ। ये वो प्रॉब्लम्स आज आ रही हैं जो आपने प्रेसिडेंट सेट किए थे जब जनदाल को बुला लिया, मोदी को अपने घर बुला लिया, शादियों को बुला लिया, घर बुला लिया, तो क्या आज फिर आज उनको लग रहा है जहाजों के ऊपर वही सब कुछ होगा। वो जहाज ये कह रहे थे कि हमें ना मारना क्योंकि मोदी जो है वो आपने बुलाया था। लीडर और उनकी बेटी की तरफ से कोई बयान आया नहीं आया ना सर? छोड़े आपका इंडिया के लिए तो जवाब दो, छोड़े ना सर। हम ये कह रहे हैं मीर साहब कि हम अगर वो कहते हैं जी हमारा 4 किलोमीटर आए थे, 40 किलोमीटर आए थे या 50 किलोमीटर आए थे, जो आज इंप्रेसिव बड़ी कंपोज DG ISPR ने जो बयान दिया है उससे मेरे ख्याल से इंडिया को वैसी मैसेज चला गया और उन्होंने बार बार प्राइम मिनिस्टर का जिक्र किया। लेकिन उस इंचार्ज है वो प्राइम मिनिस्टर साहब है। सर हम 150 किलोमीटर अंदर घुसेंगे और आगे की पूरी नस्लों को याद रखाएंगे मोदी। लेकिन राणा साहब ये कह रहे हैं कि DG ISPR ने तो बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन आप जो आप भी को अच्छी बात कर लें उससे उनकी जो गुफ्तगू है क्या करूं सर? मोदी को गले लगा लूं? नहीं, मोदी को आपने गले क्या लगाना है? जिनको आप रोज गले लगाते हैं उन्होंने सुषमा स्वराज को बुलाया हुआ है वहां पे। सर देखिए जिनका आप कहते हैं कि वो नाश्ता भी आपसे पूछ के करते हैं सर, एक तो उन्होंने बुलाया, इनवाइट नहीं किया पिछले 45 साल में किसी ने बुलाया। ऊपर शाह महमूद कुरैशी साहब ने आवाज उठाई हुई है, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी उठाई हुई है, उनका मेजर सब्जेक्ट है। और जो बात आपकी है एक सेंसिबल बात आप कर रहे हैं, वो सेंसिबल बात हर कोई कंसीडर करेगा, उसको गलत चीज। चलें, इस पे तो इत्तेफाक है ना सबका कि OIC को इस इजलास में सुषमा स्वराज को नहीं बुलाना चाहिए था। इस पे तो इत्तेफाक है ना? बिल्कुल नहीं है, वो इस्लामिक उसमें क्यों आई है वो। और इस पर मैं वक्फा लेने से पहले ये एक हिस्ट्री की बात भी आपको बता दूं, एक तारीखी हकीकत है।
हम तो हमेशा जो पाकिस्तान में जो है जमहूरियत की बात करते हैं और आमरों ने जो पाकिस्तान में इकदाम किए हैं उसको कभी भी अप्रूव नहीं किया, लेकिन 1969 में जनरल याह्या खान पाकिस्तान के सदर थे और जब OIC का पहला इजलास था तो उस वक्त भी वहाँ पे इंडिया को बुलाया गया था। तो याह्या खान साहब वहाँ पहुँच गए। जब उनको पता चला कि इंडिया को भी बुला लिया गया तो उन्होंने फिर जो OIC का जो मैनेजमेंट थी, जो ऑर्गेनाइजर्स थे, उनको कहा कि अगर आप इंडिया को यहाँ पे बुलाया तो फिर मैं इस इजलास में नहीं आऊँगा। और उन्होंने इजलास का बायकाट कर दिया था। ये रबात में हुआ था, रबात में ये इजलास हो रहा था और अल्टीमेटली OIC के जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने इंडिया को वहाँ से निकाल दिया और फिर याह्या खान उस इजलास में आए। तो याह्या खान पाकिस्तान की सियासी तारीख के एक बहुत मुतनाज़ा किरदार है, उन पर बहुत तनकीद की जाती है। लेकिन आज जब एक सियासी हुकूमत के दौर में इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर को OIC के इजलास में बुलाया गया है तो मैंने ये मुनासिब समझा कि जो याह्या खान ने किया था OIC के साथ वो आपको थोड़ा सा याद दिला दूं। एक वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। आज जो भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने एक मुख्तसर सी स्टेटमेंट पढ़ी और उसमें कहा जी कि हमने क्रेडिबल एविडेंस की बुनियाद पर पाकिस्तान में कार्रवाई की और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने सहाफ़ियों के सवालात नहीं लिए। इसका मतलब है वो बड़े मोहतात थे। जबकि आपको याद होगा 2016 में जब भारत ने एक नाम नहाद सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो उसकी अनाउंसमेंट वहाँ के इंडियन आर्मी के जो DG मिलिट्री ऑपरेशंस थे उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी। अब पाकिस्तान में सब कुछ हो गया है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का भी इजलास हो गया, आज कौमी असम्बली का भी इजलास हो गया, अभी सेनेट का इजलास भी चल रहा था और DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी और पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल होना था, अब वो परसों पे चला गया। राना सनाउल्लाह साहब, ये पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास परसों क्यों चला गया है, इसकी क्या वजह है? देखें, ये कोई बहाना तो ये बनाया जा रहा है कि कल कोई PM साहब जो हैं वो कोई 1 बजे कोई मीटिंग ले रहे हैं नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी की। लेकिन मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन कल ही होना चाहिए था, लेकिन अब होने ये जा रहा है कि कल नेशनल असम्बली का इजलास जो है उसे भी जो है वो ऑफ किया जा रहा है, नेक्स्ट डे पे एडजर्न किया जा रहा है और कल जो है वो ज्वाइंट सेशन भी शायद नहीं। लेकिन आप ये नहीं समझते कि नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास बहुत अहम है और आपको पता है नेशनल कमांड अथॉरिटी किस मामले को डील करती है? तो चलिए, बात ये है कि अगर 1 बजे उन्होंने इजलास करना है, वैसे तो वो इजलास 11 बजे भी हो सकता है और उसके बाद 3 बजे जो है वो पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन हो सकता है। नेशनल असम्बली का इजलास चलें, अगर कल नहीं कर रहे तो ये परसों कर लें। दरअसल इस वक्त ये भी एक अभाम पाया जा रहा है कि एक तरफ तो हम इस बात के ऊपर ज़ोर लगा रहे हैं कि जी वो झूठ बोल रहे हैं, वो आए थे बस ऐसे ही इधर से हो आ के चले गए हैं, और दूसरी तरफ हम ये भी कह रहे हैं कि जी उन्होंने जारहियत की है, एग्रेशन की है और हमने उसका जो है वो जवाब देना है। मैं समझता हूँ कि ये बात भी जो है वो क्लियर होनी चाहिए कि उन्होंने वायलेशन की है, उन्होंने एग्रेशन किया है और पूरी दुनिया को बताना चाहिए, पूरी दुनिया को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। पूरी दुनिया में से अब तक किसी, ना हमारे दोस्त मुल्क ने और ना किसी मुश्तरका दोस्त मुल्क ने अब तक इस वायलेशन की, जिसको इंडिया भी तस्लीम कर रहा है और हम भी ये कह रहे हैं कि जारहियत हुई है, इसकी जो है वो मजम्मत अभी तक सामने नहीं आई। तो हमें पूरी दुनिया को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, सबको जो है ये बावर करवाना चाहिए कि इंडिया इतने यानी लंबे अरसे से कश्मीर के ऊपर जुल्म कर रहा है और अब उस जुल्म के नतीजे में अगर ये वाक़या हुआ है, ये इंडिजिनस वाक़या था, वो जिस मुजाहिद का नाम ले रहे हैं पुलवामा वाला, तो ये वहाँ का जो है, वहाँ पे जो जुल्म हो रहा है उसका ये नतीजा हो सकता है। ये कोई किसी ने बाहर से जाके नहीं करवाया या कोई ये दहशतगर्दी का अमल नहीं है, ये जो जिनके साथ जुल्म हो रहा है ये मजलूमों का जो है वो रिएक्शन है और उसके ऊपर अब इंडिया ने इतनी बड़ी वायलेशन की है, जारहियत की है। हमें पूरी दुनिया में इस बात को इस्टेब्लिश करना चाहिए और उसके बाद जो है वो इसका जवाब जो है वो अब देना पड़ेगा। इसका जवाब दिए बगैर जो है वो कोई और चारा नहीं है। जी, तो चांडियो साहब, अगर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास परसों चला गया है और उसकी वजह शायद ये है कि कल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी का इजलास है, तो आपको पता है कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी का इजलास बड़ा अहम है। मैं भी ये भी कह रहा हूँ कि इन हालात में, इस हमले के बाद जो उन्होंने किया, हमारी सरहदों का तकद्दुस पामाल किया है, उसके बाद इस इदारे का इजलास बड़ी अहमियत का हामिल है और इस इदारे को क्या करना है, क्या चीज़ें इसके कंट्रोल में हैं और ये कैसे काम करता है, बहुत सारे पाकिस्तानी इससे वाकिफ़ हैं। तो मैं समझता हूँ अचानक भी हो सकता है कि कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं, दे भी दें, क्योंकि आज इनका जनरल साहब ने जो उनका अंदाज़ है, ईमान अफरोज़ अंदाज़ होता है ऐसे बहरान में,
तो लोगों को तेज तो पाई जा रही है। और हो सकता है हुकूमत के लिए भी, जो हमारे यहाँ आज भी सेनेट में, कि जनाब जो आपसे तवक्को की जा रही थी वो नहीं, तो हो सकता है कुछ सारी बातों का वो जवाब देकर एक बावकार कोई तरीका अपनाना चाहें, हो सकता है। लेकिन तो चांडियो साहब की बात से मुझे ये समझ आई है कि शायद उनको ये लग रहा है कि अगले 24 घंटे में पहले रिस्पांस दिया जाएगा, फिर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होगा। देखिए मीर साहब, मैं ये तो नहीं कह सकता, शायद अगले घंटे भी हो जाए और शायद अगले दिन हो जाए, शायद 15 दिन बाद हो, चाहे 1 महीना, लेकिन होगा। हमने कहा था सर हम जगह 15 दिन और 1 महीना कुछ ज्यादा लेट मैं नहीं हो मिसाल दे रहा हूँ सर। मैं तो फिर ये भी कह रहा हूँ अगले आधे घंटे में भी हो सकता है। देखिए सरप्राइज का मतलब ये होता है कि वो तन तनहा, मैंने जैसे बार बार मैं कह रहा हूँ कि इंडियन आर्मी लागर आर्मी, जिसको खाना नहीं मिल रहा अपनी सरकार से, वो क्या लड़ेगी हमसे। और जब हम सरप्राइज देंगे, सरप्राइज का मतलब ये होता है कि अचानक से अचानक से होगा जो भी होगा, ठीक है जी। तो अचानक से पाकिस्तान में चीजें होती है, और वही हमारी मेथोलॉजी है गवर्नमेंट पाकिस्तान की, प्राइम मिनिस्टर साहब की। अचानक से ही फैसला करते हैं, अचानक से पॉलिसी लाइन देते हैं, अचानक से चीजें हो जाती है, और अचानक से अच्छी खबरें आना शुरू हो जाती है। अचानक से होगा, बड़ा होगा, इम्पैक्ट होगा। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि मोदी सरकार और मोदी इसको रिग्रेट करेगा कि उसने ये टीजर भी क्यों किया था अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए। शायद उसकी आवाम ही उसको सड़कों पर खींच के उसको मार दे, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है, हमारा जो तरीक़ेकार है वो हमेशा ये है कि उन्होंने हमारे पीठ पे मारा है, हम सीने पे मारेंगे। ये हमारा तरीका भी सीने पे, हम स्ट्रेट फ्रंट ऑन आते हैं, हेड ऑन आते हैं। और हम अगर 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर की बात है तो हम शायद 150 किलोमीटर अंदर घुस जाए, और हमारे पास सलाहियत है नस्लें तबाह करने की पाकिस्तानियों के पास और पाकिस्तानी फौज की। और हमारा ये वो कौम है जिसके पास जज्बा है, पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है, जो अपने पाकिस्तान के लिए टैंकों के नीचे बम बांध के लेट गए थे सर। तो वो कौम जिसके जज्बात ये, उसको अल्लाह ताला उसके साथ है, और अल्लाह ताला के अलावा उसको कोई दुनिया में हरा नहीं सकता। 1 2 3 करके सर ये अचानक तो नहीं कहा जा सकता। अब इन्होंने भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जनरल आसिफ गफूर साहब की गुफ्तगू और हमारी सब की तारीफ सुन ली है। इन्होंने भी वही ईमान अफरोज़ हमारा हौसला बढ़ाया है, मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये अचानक तो नहीं होगा। जनरल साहब ने जब भी कहा आप हमारा इंतज़ार करें, हम ऐसा देंगे आप खुद हैरान हो जाओगे। वी विल रिस्पॉन्ड डिफरेंटली। अब और कि आप हमारा इंतज़ार करें। अब इंतज़ार तो उनका शुरू हो गया, ये अचानक तो नहीं है। अभी आप 1 महीना भी ना करो तो भी अचानक नहीं होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो अवाम में बात हुई है, इसका हौसला बढ़ाने के लिए, इसको ज़रा हिम्मत बढ़ाने के लिए, जिस अंदाज से हम अपने फ़ौज पर तवक्को रखते हैं, जिस अंदाज से पाकिस्तानी कौम मुश्किल वक्त में फ़ौज के साथ खड़ी, हो सकता है कोई बात हो, मैं नहीं कह रहा हूँ कल होगा, मुझे नहीं अंदाज़ा, मैं इतना नहीं हूँ उनके बाखबर। लेकिन जो आप कह रहे हो, ये आपकी ख्वाहिश लग रही है, एक अच्छे पाकिस्तान की ख्वाहिश है। आप जाएं बाज़ारों में जाकर पूछें, सबकी ये ख्वाहिश है कि कोई हमारी सरहद की खिलाफवर्जी करे तो हमें भरपूर जवाब देना चाहिए, और जल्दी देना चाहिए। वो तो हालात के मुताबिक देती है जो क़यादत होगी, लेकिन देना चाहिए। ये सच्ची बात है, मेरी भी ख्वाहिश ऐसे ही होगी, बावकार तरीके से। तो और देखें मौला बख्श चांडियो साहब बड़े सीनियर सियासतदान हैं और बड़े अमन पसंद आदमी हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का तकाजा जो है वो उसने मजबूर कर दिया उनको ये कहने पे कि इसका जवाब दिया जाए। बचपन से तो यही देखते आ रहे हैं साहब के जज्बात का मैं खैर मकदम करता हूँ, मुबारकबाद भी, शुक्रिया भी अदा करता हूँ। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से इंडिया के लिए वो बात नहीं आ रही जो चांडियो साहब की तरफ से। राना साहब तो बार बार कह रहे हैं भाई जी जल्दी बिल्कुल करो। नहीं, मैं तो ये बिल्कुल, मैंने तो यहाँ से बात शुरू की है कि हम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ, बल्कि हुकूमत के साथ खड़े हैं। और इस मामले में जो इंडिया ने ये जारहियत की है, जो उन्होंने पाकिस्तान की एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी की है, जो कश्मीर में वो जुल्म कर रहे हैं, उसका बहुत मौसर जवाब दिया जाना चाहिए। और अब इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। को अगर आप अपनी वेपन दे देंगे ना इनके हाथ में, तो ये बॉर्डर की तरफ भी चलना शुरू हो जाएंगे। फिर आप इनको रोकना चाहेंगे, ये रुकेंगे नहीं साहब। पूरी इसका आप मजाक करें, पूरी कौम जो है वो, मैं आपको खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि वो ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे बाकी भाई भी, लेकिन मैं तो तैयार हूँ अपने फौजियों को हौसला देने के लिए, पाकिस्तान के लिए लड़ने के लिए भी लड़ना चाहिए। पहले भी जब आप पहुंचे थे तो हमने आपको अप्रिशिएट किया था, मजाक नहीं उड़ाया था। आपने बिल्कुल किया था सर। तो राना साहब को भी अगर आपने दे दिया ना वेपन, तो ये फिर रोक के भी नहीं रुकेंगे, नहीं इनके साथ चलेंगे। चलें रोलो, वो आपके साथ हैं। और सर आप क्या चाहिए इस मुल्क? 1 और 1 11 होते हैं, तो एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। आखिर में एक बड़ा ही सिंपल सवाल है, ये तीनों में से कोई जवाब दे दे। अब क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म ने, हमारे वज़ीर ख़ारजा ने, हमारे DGISPR ने, सब ने कह दिया कि भाई हमने अब भारत को जवाब देना है, और जवाब तो देना है। अब हमने जवाब दे दिया, उसके बाद क्या होगा?
देखिए जी, अब मेरा नहीं ख्याल कि अब हमें इस अंदाज से जो है वो सोचना चाहिए, क्योंकि इंडिया ने जो है वो इस कौम को ललकारा है, बावजूद इसके कि हमारी अस्करी क़यादत का और सियासी क़यादत का, वज़ीर आज़म का बड़ा ही जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव और एक जो है वो बड़ा मुस्बत जो है वो जवाब था कि जी आएँ टेररिज्म के ऊपर बैठ के बात करते हैं, आए हम इस वाक़े के ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आए अगर हमारी तरफ से किसी का कोई कसूर है तो हम उसके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करते हैं। और ये भी कहा गया कि आप बिल्कुल इस किस्म का कोई सर्जिकल या अदरवाइज़ अगर आप करेंगे तो फिर हम उसको जो है वो रिटेलिएट करने का सोचेंगे नहीं, बल्कि हम करेंगे। अब इस सूरत हाल में पूरी कौम जो है अपनी अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत के इन बयानात के बाद जिस लेवल पे खड़ी है, उसके बाद इंडिया ने जो रात हरकत की है और फिर अनाउंस किया है उसको, उसने जो है वो प्रोपागेट किया है कि मैंने ये किया है, अब उसके बाद जो है वो हमें रिस्पांस करना चाहिए। अब इससे कम कोई और बात नहीं है। तो कर दिया आपने, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर जो भी हो, फिर हमें जो है वो, फिर हमें जो है वो जो भी हो, और हमें फिर जो है वो मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए। वरना इतना जुल्म जो है, जब कश्मीरी सह रहे हैं तो फिर हमें हौसला करना चाहिए। मुझे जहन में भुट्टो साहब ही हैं, अभी आपने बात छेड़ी, वो जितने बातचीत के कायल थे, जितने मुआहदे अमल के साथ रहने का थे, लेकिन एक बार उनको कहना पड़ा, अगर 100 साल लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे। एक आप उनको नहीं 100 साल नहीं, उन्होंने कहा 1000 साल। चले जितनी हमारी जिंदगी है तो उन्होंने कहा घास खाएंगे, लेकिन ये करेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं, लेकिन फिर बातचीत का दामन उन्होंने नहीं छोड़ा। लेकिन ये कमजोरी होगी कि हम उनको जवाब ना दें और बातचीत की बात करें। हम अमन अमान चाहते हैं, हम सुकून चाहते हैं पड़ोसियों से, लेकिन अपनी सलामती की कीमत पे तो नहीं। तो ये जरूर दिखाना चाहिए। लेकिन फिर आकर दुनिया लावारिस नहीं है। हमारे दोस्त जो आज चुप हैं कल खुद ही बोल उठेंगे कि अब दुनिया कहाँ जा रही है। दूसरे ममालिक बोलेंगे, ये एटमी मुल्क हैं दोनों, कयामत बपा हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग फिर बीच में भी आएंगे और हम भी किसी पोजीशन में होंगे पाकिस्तान कि हम बात तो कर सकते। अच्छा वाडा साहब, आखिर में आप ये बताएं ना कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमें थोड़ा सा मनसूबाबंदी तो करनी चाहिए ना मुस्तकबिल की। फर्ज करें हमने रिस्पॉन्ड कर दिया और हमने बहुत डिफरेंटली किया है और बड़ा डिवास्टेटिंग किस्म का रिस्पॉन्स दिया है, उसके बाद क्या होगा? देखिए मीर साहब, सबसे पहले तो ये कि आपने आज की तारीख में भारत को एक्सपोज कर दिया है कि वो ये टेररिज्म और ये दहशतगर्दी और ये जंग और इस खत्ते के लिए खतरा साबित हो रही है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, आप एक जंग जीत गए डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर। और वो जैसा बाकी सबका कंसेंसस है कि देखें जी, पहला तो आपको एक्शन पे रिएक्शन होता है, लेकिन नी जर्क रिएक्शन बेवकूफ़ लोग करते हैं कि आपका आज मारा, आपने कल वापस, बगैर प्लानिंग के। आप प्लानिंग के साथ ऐसा करें कि आप आइंदा सोचें, और आप हमेशा पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से नेगोशिएट करते हैं। तो पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ तो आपको स्टैब्लिश करनी होगी। और मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर साहब जितनी क्लैरिटी के साथ है, और इस बार जो अस्करी इदारे उनका क्लैरिटी के साथ है कि उनका अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र करें, आई थिंक सबको बड़ा अक्रॉस द बोर्ड मैसेज चला गया है। और हमारी कौम को मुबारकबाद है कि ऐसी बहादुर फौज हमारे साथ खड़ी है, हमारी अपोजिशन पार्टीज और पूरी कौम यकजा है और अपनी फौज के साथ खड़ी, अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ी, अपने पाकिस्तानियों के साथ खड़ी है। अच्छा, तो ये जो अभी अपोजिशन को अप्रिशिएट कर रही है गवर्नमेंट, और अपोजिशन भी कह रही है कि हम भी इस सिचुएशन में सीसा पलाई हुई दीवार बन के खड़े रहेंगे, बड़ी अच्छी एक अरसे इस मामले में हम सब अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। इसमें गवर्नमेंट अपोजिशन कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो चांडियो साहब, तो ये जो यूनिटी है दुश्मन के खिलाफ, ये यूनिटी आइंदा भी बरकरार रहेगी? हम तो आपके सामने हैं। जब भी अब हमारी सियासी रूह जो है, जमहूरियत और मुल्क की बका, जब भी सवाल आया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नरम रवैया अख्तियारी नहीं करती और कुर्बानी से भागती नहीं है। हम अपनी कौम के साथ हैं, अपने अफवाज के साथ हैं। हम अपने मुल्कों की सरहद को, अपने मुल्क की सरहदों को महफूज देखना चाहते हैं। जो भी इनकी तरफ बुरी नज़र करेगा, हम अपने इदारे के साथ। बल्कि इस रिस्पॉन्स में बाद में जिस तरह से आपने सवाल उठाया कि क्या होगा, कुछ भी हो, इस रिस्पॉन्स में जो है वो पूरी कौम जो है हुकूमत और मसाला अफवाज के साथ खड़ी है, ये होना चाहिए। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। राना सनाउल्लाह साहब, मौला बख्श चांडियो साहब और फैसल वाडा साहब ने बहुत खुल के बात किया, थोड़े थोड़े से अपने इख्तलाफात का इजहार भी किया जिनका ताल्लुक सियासत से है, लेकिन जो आज भारत की जारहियत है, उस जारहियत का जवाब देने में इनका इत्तेफाक है कि जवाब बहुत भरपूर होना चाहिए, और उस जवाब देने के बाद जो भी होगा उसमें पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद होगी
और फिर दुश्मन को आइंदा से जुर्रत नहीं होगी कि वो पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद या ज़मीनी हदूद की खिलाफ वर्जी करने की जुर्रत भी कर सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।